नमस्कार विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के अध्याय 2 को हम लगातार पढ़ रहे थे। कुछ दिन दीपावली की अवकाश रहने के कारण हम वीडियो आपके सामने ना लेके आ पाए और हमारा जो अध्याय दूसरा व्यवसाय संगठन स्वरूप के अंदर हम कंपनी संयुक्त पूंजी कंपनी को पढ़ रहे थे। संयुक्त पूंजी कंपनी को हमने कंपनी की चर्चा कर ली थी। कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के तहत हमने कंपनी को समझा था कि कंपनी एक ऐसा संघ होता है जो व्यवसाय को चलाता है, जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। हमने ये समझने के बाद कंपनी को विस्तारित रूप से पूरी चर्चा के अंदर हमने समझा था कि कंपनी के अंदर वास्तव में क्या होता है, कंपनी कैसे बनती है और इसका किस प्रकार से समावेलन होता है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। और हम कह भी सकते हैं कि इसका समावेलन जब कंपनी पूर्व निर्धारित अधिनियम सन 1956 के अंदर जो पहले अधिनियम चलता था उसके तहत भी अगर समावेलित हुई है तो वो भी कंपनी कहलाती है, जिसका वैधानिक अस्तित्व पृथक होता है अपने जो भी सदस्य होते हैं या फिर अपने जो स्वामी होते हैं। हमने कंपनी के बारे में बात की थी। कंपनी एक ऐसा संघ होता है। आज हम कंपनी के तमाम प्रकार के कुछ लक्षण हैं उसको हम जानेंगे। साधारण लक्षण है। आज 2 वीडियो के माध्यम से हम लक्षणों को जानेंगे, फिर इसके गुणों के बारे में बात करेंगे, फिर ये अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हम नया अध्याय लेंगे। विद्यार्थियों, कक्षा 11 की हम बात कर रहे थे, क्लास 11 की हम बात कर रहे थे, अध्याय 2 की बात चल रही थी। अध्याय 2 व्यवसायिक संगठन का स्वरूप। उसके अंदर हम कंपनी को लगातार पढ़ रहे थे और कंपनी के परिचय को हमने पढ़ा था। आज है कंपनी के तमाम प्रकार के लक्षण। एक एक लक्षण को पूरा खोल खोल कर समझाऊंगा विद्यार्थियों, एक एक चीज को अंडरलाइन करके समझाऊंगा। पूरा ध्यान दे और इसे समझने का प्रयास करें। पहला लक्षण है, कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है। विद्यार्थियों, कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम का मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल। एक चीज अगर कृत्रिम का अगर हम विलोम शब्द बात करें तो प्रकृति, जो प्रकृति भगवान ने हमें दी है और हमारे सामने जो है, जैसे पेड़ पौधे, हम खुद प्रकृति के द्वारा आए हुए हैं। कृत्रिम चीज जैसे कि ये पेन है, एक कृत्रिम चीज है, ये बोर्ड एक कृत्रिम चीज है। तो कंपनी भी एक कृत्रिम चीज होती है। एक कृत्रिम एक ढांचा खड़ा हुआ होता है जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती है। बिल्कुल वो कंपनी दिखती है, एक वो मूर्त रूप से होती है या फिर अमूर्त रूप से होती है। कंपनी का ढांचा जो खड़ा होता है वो हमारे सामने एक मूर्त रूप से होता है, मगर जो कंपनी के जो संचालन चलते हैं, किस प्रकार से उसे हम महसूस करते हैं, अमूर्त जो इंटेंजिबल होती है, जो महसूस किया जाता है। अब ये कंपनी, बात आती है कि कंपनी कैसी है, इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो ये कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। विद्यार्थियों, नाम क्या है वैसे? व्यक्ति। अब व्यक्ति क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर जो भी कार्य करते हैं वो इंसान करते हैं, तमाम प्रकार के वो व्यक्ति करते हैं, ना कि इसके अंदर पशु कार्य करते हैं। करते कौन है? इंसान करते हैं। उस कंपनी का संचालन कौन करते हैं? इंसान करते हैं। तो ये है एक कृत्रिम व्यक्ति, जिसे तमाम प्रकार की ऐसी औपचारिकताएं पूरी कर समावेलित कर इसका पंजीकरण करवाकर इसको स्थापित किया जाता है। इसमें वो तमाम प्रकार के कार्य होते हैं, लोग इसके अंदर कार्य करते हैं, अंशों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, व्यवसाय किया जाता है, इस पर भी मुकदमा होता है, ये दूसरों पर भी मुकदमा कर सकती है। मगर इसमें एक जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, वो सांस ले सकता है, खा सकता है, मगर कंपनी ना सांस ले सकती है ना कंपनी खा सकती है। इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है। मगर इसमें और भी जो संचालन होती है वो व्यक्तियों के द्वारा होती है, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति के रूप में नाम दिया गया है। ये बनाई गई है, व्यक्तियों के द्वारा इसको ढांचे को खड़ा किया गया है। तो गौर करें विद्यार्थियों, ये कानून के द्वारा बनी हुई होती है, इसकी रचना कानून के द्वारा होती है। तमाम प्रकार की औपचारिकताएं पूरी कर इस कंपनी का समावेलन होता है, यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और कंपनी खड़ी हो जाती है। कानून की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, कानून की जो कानून के नियम है उनके अनुसार इसको वैधानिक अस्तित्व खड़ा करना होता है। तो गौर करें, कृत्रिम व्यक्ति होती है। आप समझ गए विद्यार्थी, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल व्यक्ति जो इंसान होता है। अब ये आर्टिफिशियल एक ढांचा खड़ा है आपके सामने, जिसका संचालन व्यक्ति करते हैं। एक ही बिंदु को समझाने का प्रयास करूंगा। कंपनी की रचना कानून के द्वारा होती है। विद्यार्थियों, इस कंपनी की रचना कैसे होती है? कानून के द्वारा। कंपनी अधिनियम 2013 बना हुआ है, उसके अंदर आपने धारा 220 को समझा था और सीखा था कि कंपनी समावेलन या पंजीकरण के बाद अपने अस्तित्व में आ जाती है और कंपनी अधिनियम की धारा 2013 अधिनियम की धारा 220 के तहत कंपनी अपने अस्तित्व में आती है, यानी कि कंपनी कानून की दृष्टि से ही इसकी रचना होती है। अपने सदस्यों से कंपनी का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। विद्यार्थियों, इसके अंदर तमाम प्रकार की कंपनी अपने अंश बांटती है और लोग इसके अंश खरीदते हैं, अंश धारक होते हैं, वो इस कंपनी के स्वामी होते हैं। मगर इस कंपनी का अपने सदस्यों से बिल्कुल पृथक अस्तित्व होता है, स्वतंत्र रूप से कंपनी कार्य करती है और अपने हिसाब से कंपनी चलती है। सदस्य इसके अंदर निहित होते हैं, मगर इसका अस्तित्व बिल्कुल स्वतंत्र होता है। कृत्रिम व्यक्ति के अंदर हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, अपने सदस्यों से कंपनी का अस्तित्व बिल्कुल एकदम स्वतंत्र रूप से
होता है, स्वतंत्र रूप से ये अपने आप में चलती है। तमाम प्रकार के सदस्य इसके अंदर आते हैं अंश खरीद कर, मगर उनका इस कंपनी से उन कंपनी से पृथक अस्तित्व होता है, उनका अस्तित्व अलग होता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान कंपनी अपनी संपत्ति रख सकती है। प्राकृतिक यानी कि एक व्यक्ति, जैसे कि हमें भगवान ने जन्म दिया और हमने जो जन्म लिया ये एक नेचुरल है, प्रकृति की देन है हम, और हम जिस प्रकार हमारी संपत्ति को रखते हैं, जैसे मेरे पास मेरा मकान है, मेरे पास मेरी गाड़ी है, मेरे पास मेरे तमाम प्रकार की संपत्तियां हैं, चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उस प्रकार कंपनी भी संपत्ति रख सकती है। व्यक्ति के समान कंपनी भी अपनी संपत्तियां रख सकती है, गौर करें विद्यार्थी, रख सकती है। तथा एक व्यक्ति किसी बैंक से लोन उधार ले सकता है, उस प्रकार कंपनी भी दूसरे किसी बैंकों से लोन उधार ले सकती है तथा अनुबंध भी कर सकती है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जब अनुबंध करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे मैं किसी एक व्यक्ति से कहता हूं कि मैं 10,000 रुपए देता हूं, आप मुझे आपकी मोटरसाइकिल यूज करने के लिए दे दो, तो कंपनी भी अपना अनुबंध कर दूसरे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सरकार से अनुबंध कर रोडे बनाती है। अब वो कंपनी बना रही है रोडे, मगर उस कंपनी में काम करने वाले कौन है? वो तमाम प्रकार के जीवित प्राकृतिक व्यक्ति है। तो ये लोन भी ले सकती है, एक जो इंसान लेता है उस प्रकार ये लोन भी ले सकती है तथा अनुबंध भी कर सकती है। यहां तक कि ये दूसरों पर मुकदमा भी कर सकती है, दूसरों पर भी मुकदमा कर सकती है। गौर करिए, मुकदमा कर सकती है दूसरों पर, और दूसरे इस पर भी मुकदमा कर सकते हैं। गौर करें, वापिस दूसरे इस पर भी मुकदमा कर सकते हैं। हर एक छोटी छोटी बात को समझने का प्रयास करिए। ये मुकदमा दूसरों पे कर सकती है, दूसरे मुकदमा इस पर कर सकते हैं। व्यक्ति के समान सांस लेने तथा खाने में ये असक्षम होती है, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है। व्यक्ति जिस प्रकार सांस लेता है या खाता है, और कंपनी ना खा सकती है ना सांस ले सकती है, अतः इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है, या कृत्रिम व्यक्ति ये कहलाती है, इसलिए हम इसे कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। इसकी रचना कानून के द्वारा होती है, इसकी रचना कानून के द्वारा होती है। इसका अपने सदस्यों से स्वतंत्र अस्तित्व होता है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपनी कार्य करती है। एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान ये भी अपनी संपत्ति को रख सकती है, संपत्ति को खरीद सकती है, बेच सकती है, दूसरे किसी बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से लोन ले सकती है, जिस प्रकार एक व्यक्ति लेता है, या जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी और से अनुबंध करता है, तो ये भी अनुबंध कर सकती है। मगर मुकदमा दूसरों पर कर सकती है और दूसरे भी मुकदमा इस पर कर सकते हैं। मगर व्यक्ति के समान सांस लेने तथा खाने में ये बिल्कुल असक्षम होती है। जो जिस प्रकार व्यक्ति सांस नहीं ले सकता, असक्षम होता है, उसी प्रकार ये भी असक्षम होती है। गौर करें, जिस प्रकार दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रकृति सांस ले सकता है और खा सकता है, तो ये ना खा सकती है ना सांस ले सकती है, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है। पृथक वैधानिक अस्तित्व। विद्यार्थियों, पृथक वैधानिक अस्तित्व से तात्पर्य है कि मैंने आपको बताया इसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। जिस प्रकार कंपनी का हम पंजीकरण करवा लेते हैं, समामिलित हो जाती है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के तहत तमाम प्रकार की कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद, तो जो ये पंजीकरण के बाद अपने अस्तित्व में आ जाती है और इसका अस्तित्व अपना सदस्यों से बिल्कुल पृथक रहता है। गौर करें, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता पृथक है, मगर अस्तित्व कैसा है? एकदम वैधानिक है, कानून की दृष्टि से एकदम नियम के अनुसार है। पंजीकरण के बाद, विद्यार्थी गौर करें, पंजीकरण के बाद कंपनी अस्तित्व में आ जाती है। कब कंपनी अस्तित्व में आ जाती है? तो आप गौर करें, पंजीकरण के बाद कंपनी अस्तित्व में आ जाती है तथा कंपनी की अलग पहचान हो जाती है। जो ही कंपनी पंजीकरण करवाएगी, रजिस्ट्रेशन करवाएगी, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद रजिस्ट्रार इसे एक पंजीकरण प्रमाण पत्र दे देता है, सर्टिफिकेट दे देता है, और कंपनी के अपने आप में एक अलग पहचान हो जाती है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे महेश कंस्ट्रक्शंस कंपनी, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शंस कंपनी बड़े बड़े कार्य करती है, और उसको जो है पंजीकरण करवाया, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, उसकी अलग से पहचान मिल जाती है, पहचान हो जाती है, और वह सदस्यों से अलग अस्तित्व उनका रहता है। इनका सदस्य से बिल्कुल अलग अस्तित्व रहता है। सदस्य इनके होते हैं, मगर उनका अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व बिल्कुल अलग होता है। गौर करें, कंपनी की संपत्ति व दायित्व स्वामी की संपत्ति व दायित्व से अलग रहते हैं। जिस प्रकार कंपनी के पास जो संपत्ति रहती है, और यह कंपनी के पास जो दायित्व रहते हैं, लायबिलिटीज जो कंपनी को चुकाने हैं, जो कंपनी के पास संपत्ति है, वो जो उनके सदस्यों की जो संपत्ति है, उनके दायित्व से अलग है। या कंपनी को अगर हानि होती है, या कंपनी को अगर कोई भी इस प्रकार का मुनाफा होता है, तो कंपनी अपने दायित्व से अपना भुगतान करेगी, अपने सदस्य या फिर अपने सदस्यों की संपत्ति और दायित्व से उनका भुगतान नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी का जो व्यवसाय होता है वो अपने स्वामियों से अलग होता है। गौर करें, कंपनी का व्यवसाय अपने स्वामियों से बिल्कुल पृथक होता है, अलग होता है। पुनः एक बार देखें, पंजीकरण के बाद कंपनी अस्तित्व में आ जाती है,
पृथक वैधानिक अस्तित्व यानी कि पृथक अलग होना, वैधानिक एकदम सरकार के नियमों के अनुसार अस्तित्व, जो कंपनी अस्तित्व में है जिसको स्थापित किया गया है, बिल्कुल अपने सदस्यों से उसका पृथक अस्तित्व होगा, अलग अस्तित्व होगा। पंजीकरण के बाद कंपनी अस्तित्व में आ जाती है तथा कंपनी अलग पहचान बना लेती है। जो ही अस्तित्व में आती है, पंजीकरण होता है, उसकी अलग पहचान बन जाती है और वो अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व रहता है। कंपनी की जो संपत्ति, कंपनी के दायित्व बिल्कुल अपने सदस्यों की संपत्ति और दायित्व से अलग रहते हैं, क्योंकि इसका व्यवसाय और स्वामी एक नहीं होते हैं। व्यवसाय और स्वामी भिन्न भिन्न होते हैं, एक नहीं होते हैं। आगे हम बात करते हैं शाश्वत उत्तराधिकार। विद्यार्थियों, शाश्वत ये गोइंग कंसर्न में चलती है। आप आगे जब पार्टनरशिप पढ़ोगे और कंपनी पढ़ोगे, जब आप क्लास 12 में, तो आप समझ पाओगे गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न यानी शाश्वत उत्तराधिकार, यानी कि कंपनी विखंडित नहीं हो सकती है, ये आजीवन लगातार चलती रहती है जब तक कानून की दृष्टि से इसे खंडित नहीं किया जाए, कानून की दृष्टि से औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे तोड़ ना दिया जाए, तब तक ये कंपनी चलती रहती है, निरंतर रूप से चलती रहती है। कई सदस्य आएंगे, कई सदस्य जाएंगे, मगर कंपनी निरंतर रूप से चलती रहेगी। हमने जिस प्रकार साझेदारी पढ़ी थी, उसमें कई प्रकार के सदस्य अगर दिवाली हो जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं, तो साझेदारी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मगर कंपनी का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। ये गोइंग कंसर्न यानी शाश्वत उत्तराधिकार एक के बाद चलती रहती है, भले सदस्य आए भले सदस्य नहीं जाए, ये हमेशा चलती ही रहेगी। गौर करें विद्यार्थियों, शाश्वत उत्तराधिकार गोइंग कंसर्न के रूप में चलती है। ये तमाम प्रकार के प्रश्न भी इस पर पूछे जाते हैं। इसकी रचना कानून, गौर करें विद्यार्थियों, इसकी रचना कानून के द्वारा, अंत भी कानून के द्वारा ही होता है। गोइंग कंसर्न का मतलब है इसका जो कंस्ट्रक्शन, इसको जो स्थापित किया जाता है वो कानून के द्वारा किया जाता है और इसका अंत भी कानून के द्वारा ही किया जाता है। कानून चाहेगा तो उसको समाप्त कर सकता है, कानून के अंदर ही बनी है और कानून के अनुसार ही इसको समाप्त किया जा सकता है। अंत तब होगा जब इसको बंद करने की प्रक्रिया, जिसे समापन कहते हैं, पूरी हो जाएगी। ये कब बंद होगी? जब इसे बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और बंद करने की प्रक्रिया के बाद इसे समाप्त किया जाएगा, जिसे समापन हम कहते हैं। और जब कानून चाहेगा तो इसे बंद करने की प्रक्रिया अपनाकर इसे बंद कर देगा, नहीं तो ये चलती ही रहेगी। गौर करें विद्यार्थियों, इसमें सदस्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इसका अस्तित्व लगातार बना रहेगा। कई सदस्य इसके अंदर आएंगे, कई सदस्य इसमें चले जाएंगे, मगर इसका अस्तित्व लगातार बना रहेगा। यही शाश्वत उत्तराधिकार से संदर्भ हम रखते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, इसकी रचना कानून के द्वारा होती है, अंत भी कानून के द्वारा ही होता है। इसकी रचना भी कानून के द्वारा होती है, इसका अंत भी कानून ही करता है। गौर करें, अंत तब होगा जब इसको, विद्यार्थी मैंने बिल्कुल सरल भाषा से नोट्स बना के आपके सामने मैं सुपुर्द कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अंत तब होगा जब इसको बंद करने की प्रक्रिया, जिसे समापन कहते हैं, पूरी हो जाएगी। जब इसे बंद करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, कानून इसे बंद कर लेगा, कानून इसे समाप्त कर लेगा, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि इसमें कई सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसका अस्तित्व लगातार बना रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार हमने कृत्रिम व्यक्ति को समझा, पृथक वैधानिक अस्तित्व को समझा और शाश्वत उत्तराधिकार को समझा। कृत्रिम व्यक्ति को समझा कि कंपनी की रचना कानून के द्वारा होती है और कंपनी का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, अपने सदस्यों से पृथक होता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति जिस प्रकार संपत्ति रख सकता है, खरीद सकता है, लोन ले सकता है, उसी प्रकार कंपनी भी कर सकती है। कंपनी दूसरे पर मुकदमा कर सकती है और मुकदमा दूसरे कंपनी पर कर सकते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति सांस लेता है या खाता है, उस प्रकार कंपनी नहीं खाती है, इसलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा गया। पृथक वैधानिक अस्तित्व, कंपनी जो ही पंजीकृत हो जाती है तो उसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अपने आप अलग रूप में ये चलती है, इसका अलग पहचान हो जाती है, अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व रहता है। जिस प्रकार कंपनी की संपत्ति और कंपनी का दायित्व उसका अपने सदस्यों की संपत्ति और दायित्व से अलग रहता है और इनका व्यवसाय और स्वामी बिल्कुल दोनों भिन्न होते हैं। गौर करें, शाश्वत उत्तराधिकार इसी प्रकार इसकी रचना कानून के द्वारा हुई है, अंत भी कानून कर सकता है। और अंत इसका कैसे होगा? जब कानून ये चाहेगा इसको समाप्त करना चाहेगा। इसमें कई सदस्य आएंगे, कई सदस्य जाएंगे, मगर इसका शाश्वत रूप से चलती रहती है। अंतिम बिंदु आज की इस लेक्चर का स्थापना, इसकी स्थापना कैसे होती है, ये कंपनी कैसे बनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। गौर करें विद्यार्थियों, स्थापना ये कैसे स्थापित हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना, इसको स्थापित करने के लिए कई प्रोसेस, कई प्रक्रिया में हमें गुजरना पड़ता है। एक कंपनी को जब हम खड़ी करते हैं तो इसमें अनेक औपचारिकता होती है, इसमें कानून की तमाम प्रकार की बाध्यता होती है
उन बाध्यताओं को हमें पूरा करना पड़ता है, तब जाकर हम कंपनी को खड़ा कर सकते हैं। तो इसमें कई प्रोसेस होता है, कई प्रकार के फॉर्म भरने पड़ते हैं, फॉर्म भर के कार्रवाई करनी पड़ती है, उस कंपनी का स्थान बताना पड़ता है, उस कंपनी में कितने सदस्य है उसको बताना पड़ता है, कितनी हमारे पास पूंजी है, तब हम कंपनी को खड़ा कर रहे हैं। फिर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हमें फॉर्म भरकर रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रार उस फॉर्म को चेक करता है, चेक करके तमाम औपचारिकताएं पूरी करता है, तमाम प्रकार के सदस्यों जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा होती है कि वास्तव में कितने लोग इसमें है, या कितने कंपनी ये वैधानिक रूप में कार्य करेगी या नहीं करेगी। इसके सभी दस्तावेजों की जांच होने के बाद एक ऐसा प्रोसेस बनता है, फिर हमें एक समामेलित हो जाती है, हमें प्रोसेस मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं और कंपनी समामेलित होकर कंपनी खड़ी हो जाती है। गौर करें विद्यार्थियों, तो इसको स्थापित करने के लिए कई प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। इसकी स्थापना के अंदर हम ये लिख सकते हैं, कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। किसको इस कंपनी को कार्य प्रारंभ से पहले कई कागजात तैयार करने पड़ते हैं। जिस प्रकार अभी मैंने आपसे चर्चा की, कई कागजात ऐसे होते हैं जिन्हें हमें तैयार करना पड़ता है तथा कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। वो कागजात बिल्कुल कानून के संदर्भ में होंगे, उन कानून की आवश्यकता है, उन कानून की औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। जिस प्रकार से उस कानून जो उसके अंदर नियम और शर्तें, विनिर्दिष्ट नियम अनुसार हमें तमाम प्रकार की बातों को पूरा करना होगा। तो इसको स्थापित करने के लिए हमें कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तथा कार्य प्रारंभ करने से पहले कई कागजात की तैयारी हमें पूरी करनी पड़ती है तथा कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। जो कानून तमाम प्रकार की जो चीजें मांग रहा है हमें उन्हें पूरा करना पड़ेगा, तभी कंपनी समामेलित होगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013, इसका समामेलन यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन भी हम कह सकते हैं, समामेलन सम्मिलित हो जाती है। रजिस्ट्रेशन इसका कैसे होगा? कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व कंपनी एक्ट या कंपनी अधिनियम 1956 में होना अनिवार्य है। इसका समामेलन कैसे होगा? कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व जो कंपनी अधिनियम 1956 चलता था, अब इसे हटा दिया गया है। इन अधिनियमों में कंपनी को समामेलन हुआ तो उस सूची में भी इसे शामिल किया जाएगा। अगर इसका समामेलित, अगर ये कंपनी अगर इन अधिनियमों में समामेलित हुई है तो ये सूची में शामिल की जाएगी और इसको रजिस्ट्रेशन इसका हो जाएगा और उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र के बाद ये स्थापित हो जाती है और ये अपना व्यापार या व्यवसाय कर सकती है। इस प्रकार विद्यार्थियों कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ये स्थापित होती है या फिर इससे पूर्व कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ये स्थापित होती है। हमने कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की, कंपनी के लक्षणों के बारे में पढ़ा, हमने कंपनी के लक्षणों के बारे में कृत्रिम व्यक्ति को पढ़ा, शाश्वत उत्तराधिकार को पढ़ा और पृथक वैधानिक अस्तित्व। इसका देखो ये लक्षण है, इसी से ही कंपनी की हम चर्चा कर रहे हैं एक एक बिंदु को। कैसे? कृत्रिम व्यक्ति इसके लक्षण है, पृथक वैधानिक अस्तित्व, अपने सदस्यों से बिल्कुल पृथक इसका वैधानिक अस्तित्व रहता है। और हमने पढ़ा शाश्वत उत्तराधिकार, कैसे गोइंग कंसर्न यानी कि लगातार चलती रहती है, इसको बंद तब किया जाता है जब कानून इसको चाहेगा। स्थापना किस प्रकार इसकी स्थापना होगी, आगे भी कुछ बिंदु है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।